गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का मैं हल करा रहा हूं सभी प्रश्नों को, तो उसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 15 तक हल करा दिया है, ताकि आगे आज प्रश्न संख्या 16 से हल कराना शुरू कर रहे हैं। इसे बहुत ज्यादा देर न करते हुए बस इतना सा कहेंगे कि जैसा भी आपको लग रहा हो वीडियो में कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। हम प्रश्न संख्या 16 से शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए। प्रश्न संख्या 16 है कि कौन सा एक जोड़ा है जो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो देखिए यहाँ पर है कि कौन सा जोड़ा दिया गया है ऐसा कि वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखिए यहाँ पर 1/3 है और इसको काटेंगे तो 1/3, तो यह भी 1/3 1/3 है, जो एक दूसरे का व्युत्क्रम तो नहीं है। यहाँ पर 5/10 है, तो इसको 5 to 10 कर देंगे। 1/5 1/2, यह भी एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पर देखिए 5/6 6/5। देखो यह आपको लग रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, चूंकि अंश को हर और हर को अंश में कर दिया गया है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। या फिर यहाँ देखें तो 4 तो 1/2 तो ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं है। एक और आसान सा तरीका ये है कि जब हम व्युत्क्रम ही निकालना है, तो देखिए कि अगर इसको हल करने पर दोनों पर आपस में गुणा कराने पर अगर वैल्यू 1 आ जाए तो वह एक दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे अगर इसका गुणा कराएंगे तो 1/3 into 1/3 ये हो जाएगा 1/9। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/10, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 तो 1 आ जाएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4। देखिए यहाँ पर 1 आ गया। मतलब जब कोई संख्या दी हो और उसका व्युत्क्रम दोनों को आपस में गुणा कराए तो 1 आ जाना चाहिए, वही उसका व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ इसमें 1 आ गया, अर्थात विकल्प सी सही है कि 5/6 और 6/5 एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के व्युत्क्रम में लिखे गए हैं। ठीक, तो नोट कर लें इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 17 है कि 2.4 into 0.5 का मान क्या होगा। तो देखिए 2.4 into 0.5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 पंचे 120 होता है, और फिर यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, अर्थात 1.20। ये आपका विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान क्या होगा। 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान हम करते हैं, जैसे कह रहा है कि 5x प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट लगाना मतलब गुणा कराना पड़ेगा, तो 5x प्लस 7x माइनस 3, और अब हम करेंगे 7 5 12x माइनस 3, यही इसका हल हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में बृहद कोण कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। तो जहां तक बृहद कोण की बात है तो बृहद कोण 305 है इसमें, लेकिन कैसे, इसको आप थोड़ी सी समझ लीजिए कि जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है, के बीच का कोण होता है, उसे न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। उसके बाद ये जो कोण 90 डिग्री का होता है पूरा, उसे जो है समकोण कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। आगे जो 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है, 90 से लेकर 180 तक होता है, उसे जो है 90 से लेकर 180 के बीच का जो कोण होता है, उसे हम जो है अधिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और फिर जो 180 डिग्री पूरा होता है, उसे सरल कोण या रिज कोण कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, रिज कोण। अब जो 180 अंश से अधिक होता है, जो 180 अंश से अधिक होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है, उसे बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहा जाता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न संख्या 20 है कि 2 4 6 8 डॉट 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 कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 20 में यही पूछ रहा है कि संख्या 2 4 6 8 संख्या है जो डॉट डॉट करके वो क्या कहलाती है। तो देखिए जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसमें 2 कलम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8 अर्थात जितना भी ये सीरियल दिया गया है ये सभी 2 से कम रहने वाली संख्या है, इसलिए इसे सम संख्या कहेंगे। ये क्या कहेंगे? सम संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। ठीक, तो ये सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 डॉट 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 जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी सम संख्या कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न संख्या 21 है कि 3 5 7 11 13 डॉट 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 कहलाती है। तो आप जो 2 से न कटे वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए 3 2 से नहीं कटने वाला है, 5 2 से नहीं कटने वाला है, 7 2 से नहीं कटने वाला है, 9 2 से नहीं कटने वाला है, 11 2 से नहीं कटने वाला है, 13 2 से नहीं कटने वाला है। अर्थात ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये 2 से नहीं कटेंगी। 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या और 2 से नहीं कटने वाली सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 है, कह रहा है कि संख्या 23 45 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 23 45 अर्थात 2345 में संख्या अंक 3 का स्थानीय मान, तो जो अंक 3 है वो 3 लिखेंगे, 3 के बाद आने वाले अंकों की जगह पर 0 लिख देंगे अर्थात 0 0, यही इसका स्थानीय मान होगा। ठीक, जैसे ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है, ये हजार का स्थान है। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसके बाद जो दहाई और इकाई के अंक है इसकी जगह 0 0 लिख देंगे, तो यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, स्थानीय मान, स्थानीय मान। प्रश्न 23 में कह रहा है कि संख्या 15 41 25 में 5 के स्थानीय मानों का, स्थानीय अंकों का योग क्या होगा। देखिए 15 41 25 में जो संख्या 5 है इसके स्थानीय अंकों का योगफल क्या होगा। तो इसमें संख्या 5 जो है वो 2 बार आई है। जैसे 1 है इकाई के स्थान पर 5 और फिर एक और है, यह आप 5 लिखेंगे और उसके बाद 5 के बाद जितने भी अंक लगेंगे इसमें उसकी जगह पर 0 कर देंगे। तो 1 2 3 4 टाइम 0 करेंगे और अब इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेंगे और जब ऐड करेंगे तो देखिए +5 और आपका आ जाएगा 50005, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करके हम लेते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 24 है, कहना बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कि 150 को 3 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है प्रश्न। 3 से भाग देना है 150 में, 3 5 15 कट जाएगा पूरा पूरा और फिर 0 लाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 0 है, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 0 कर देंगे और यह भी कट जाएगा। अर्थात हम अगर कहें तो 150 को 3 से भाग देने पर 50 भागफल आएगा। भागफल क्या आएगा? भागफल इक्वल टू 50, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2400 प्राप्त होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर किस संख्या की बात कर रहा है, किस संख्या से गुणा किया जाए, तो किस संख्या की जगह पर चाहे तो आप x रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह भी बहुत ही आसान सा वैसे ही है कि 24 को अगर 100 से गुणा कराएं तो 2400 हो जाएगा। लेकिन आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 24 को किस संख्या से गुणा करा दें कि 2400 प्राप्त हो जाए, तो किस संख्या के स्थान पर हमने x लिख दिया और फिर x इक्वल टू 2400 और बटे में ये इधर रहेगा तो 24 और इसको काट देंगे तो 100 आ जाएगा। अर्थात x इक्वल टू 100, यही इसका आंसर होगा कि 24 में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो गुणनफल 24 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 26 कहती है कि 7/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि 7/5 का व्युत्क्रम जो है, व्युत्क्रम वह 5/7 होगा।
हम ऐसे पीछे पढ़ाए थे कि 7/5 विक्रम वही होता है जो गुणा कराने पर आपस में एक कर दे, तो 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 बराबर 1 आ जाएगा, अर्थात 7/5 का विक्रम 5/7 होगा। प्रश्न संख्या 27 लेते हैं, तो कह रहा है कि 0.04 गुणा कराएंगे 0.5 से, तो गुणनफल क्या आएगा? तो देखिए गुणनफल क्या आता है, 5 चौका 20 की 0 हासिल लगा दो, 5 0 0 यानी 2, और फिर अब देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लगा है, यहाँ 2 अंकों के बाद लगा है, तो गुणा कराएंगे तो 2 और 1 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 और 1 0 हम अपने आप से लगाकर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, अर्थात 0.02 इसका आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 28 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 28 में कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए बहुत आसान सा है। अनुवर्ती मतलब मैंने बताया था कि अनुवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या, अर्थात 13 के बाद आने वाली संख्या है वो 14, 14 की अनुवर्ती होगी 15, 15 की अनुवर्ती होगी 16, 16 की अनुवर्ती होगी 17, अर्थात जो संख्या पूछे उसके जस्ट बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती शब्द और उत्तरवर्ती शब्द का एक ही अर्थ निकलता है कि उसके बाद वाली संख्या। जैसे हम कहें 13 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तब भी 14 होगी। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तब भी सब जो है 14 होगी। जबकि पूर्ववर्ती कहेगा तो जस्ट पहले वाली संख्या था, 13 का पूर्ववर्ती कहा जाए तो 12 होगी। इसे यहाँ लिखा गया है 15 और 15 का पूर्ववर्ती तो 14, लेकिन 15 का अगर अनुवर्ती कहे तो 16, या 15 का उत्तरवर्ती कहे तब भी 16 ही होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पूर्ववर्ती क्या है, उत्तरवर्ती क्या है या फिर अनुवर्ती क्या है। प्रश्न संख्या 27 लेते हैं। दिया गया है कि ये 0.04 गुणा 0.5 का गुणनफल क्या है, तो गुणा करने पर दिया रहा है। यहाँ पर 3 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 अंक गुणा कराएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक, ये तो पढ़ा चुके हैं पहले। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 29 लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो देखिए हमने बताया अभी जस्ट कि 27 की पूर्ववर्ती जो होगी वह 26 होगी, तो यही इसका पूर्ववर्ती है। 27 की पूर्ववर्ती संख्या 26 होगी। ठीक, अब लेते हैं प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। हाँ, अभी कुछ प्रश्नों के पहले यह प्रश्न आया हुआ था कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम कहलाती है। तो 30 नंबर का प्रश्न यही है कि वे संख्याएं क्या कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्वेश्चन 30 है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विषम कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 30 हो गया। हम लेते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 31 है